फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज हब। और आज हम करने वाले हैं इस सेशन में जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चे आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारा क्वेश्चन मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारा क्वेश्चन। और जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आइए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं। सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जो आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, काफी कम टाइम बचा है आपके एग्जाम में, तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, तभी आपके पास जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास वीडियो आएगा। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना जीके जीएस का। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरेज which are now used on a day-to-day basis for diagnosis in medicine was discovered by। ऑप्शन ए लिख लीजिए आप, विल्हेम रॉन्टजेन। ऑप्शन बी आपका हो गया नील्स बोर। ऑप्शन सी आपका हो गया एर्नेस्ट रदरफोर्ड। और ऑप्शन डी आपका हो गया मैक्स बॉर्न। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक्सरे विच आर नाउ यूज्ड ऑन डे टू डे बेसिक फॉर डायग्नोसिस इन मेडिसिन वर डिस्कवर्ड बाय। ये किनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? सारा मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं करिएगा। आइए, एक्सरे किनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, एक्सरे किनके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? विल्हेम रॉन्टजेन, इन्हीं के द्वारा एक्सरे डिस्कवर्ड किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट in India has the highest area under मैनग्रूव्स। ऑप्शन ए आपका हो गया गुजरात। ऑप्शन बी आपका हो गया आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी आपका हो गया महाराष्ट्र। और ऑप्शन डी आपका हो गया वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट एरिया अंडर मैनग्रोव। मैनग्रोव्स क्या है? एक तरह का ये पेड़ है जो समुद्री इलाके में ये पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा मतलब इंडिया के कौन से स्टेट में ये मैनग्रोव ट्री है वो पाया जाता है? गुजरात में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, या फिर वेस्ट बंगाल में। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा और याद रखिएगा कि मैनग्रोव सबसे ज्यादा इंडिया के कौन से स्टेट में पाया जाता है? तो वो है हमारा वेस्ट बंगाल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच कंपनी डेवलप्ड द एंड्रॉयड OS, a mobile operating system, a mobile
सॉरी ए मोबाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर इन 2007। ऑप्शन लिख लीजिए आप। ऑप्शन ए आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट, बी आपका हो गया गूगल, सी आपका हो गया इंटेल और ऑप्शन डी आपका हो गया एप्पल। क्या क्वेश्चन है? विच कंपनी डेवलप्ड द एंड्रॉइड ओएस मोबाइल सिस्टम सॉफ्टवेयर इन 2007। आप सभी लोग जो एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, वो एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर वो 2007 में किस कंपनी ने इसको डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इंटेल या एप्पल? तो आप सभी लोग याद रखिएगा किसने इसको डेवलप किया था एंड्रॉइड ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर को? गूगल। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है, गूगल का कौन है, इंटेल का कौन है और एप्पल का कौन है। तो आइए सब लोग याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का आपका कौन हो गया सीईओ? सत्या नडेला। सत्या नडेला। गूगल का आप सभी लोगों को पता ही होगा, सुंदर पिचाई है। इंटेल का आप लोग याद रखिएगा डेविड जिंसर। डेविड जिंसर। और एप्पल का भी आप लोगों को पता होगा कि टिम कुक है इसके सीईओ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया सत्या नडेला, गूगल का सुंदर पिचाई, इंटेल का डेविड जिंसर और एप्पल का टिम कुक। एंड्रॉइड सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कंपनी ने लॉन्च किया था, डेवलप किया था? तो वो हमारा हो जाता है गूगल। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच रिवर originate from अमरकंटक? ऑप्शन ए आप लिख लीजिए बेतवा, ऑप्शन बी आपका हो गया चंबल, ऑप्शन सी आपका हो गया महानदी और ऑप्शन डी आपका हो गया नर्मदा रिवर। यहां मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट टाइटल डिड द ब्रिटिश कन्फर गांधी जी which was relinquished by him? ऑप्शन ए आपका हो गया राय बहादुर, ऑप्शन बी आपका हो गया राय साहिब, ऑप्शन सी आपका हो गया हिंद केसरी और ऑप्शन डी आपका हो गया कैसरे हिंद। ठीक है, पहले आप सभी लोग ये बताइए, विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? अमरकंटक में से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है, वहां से बहता है? विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन सा रिवर है, वो नर्मदा रिवर है। नर्मदा रिवर के बारे में आप याद, एक और चीज याद रखिएगा, ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया का, 5th लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी। यहां मैं लिख दे रहा हूं, मध्य प्रदेश का ये लॉन्गेस्ट रिवर है और इंडिया का ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट टाइटल डिड द ब्रिटिश कन्फर गांधी जी विच वाज रिक्लिनिस्ड बाय हिम? कौन सा टाइटल गांधी जी को ब्रिटिश ने दिया था जो बाद में उन्होंने उस टाइटल को वापस कर दिया? राय बहादुर, राय साहिब, हिंद केसरी या फिर कैसरे हिंद? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन सा टाइटल गांधी जी को ब्रिटिश ने दिया था लेकिन बाद में गांधी जी ने उस टाइटल को वापस कर दिया था, तो वो कौन सा था? कैसरे हिंद। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने दिया था ये टाइटल, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन दिया था ये टाइटल? लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग टू। कब दिया था? 1915 में।
1915 में टाइटल दिया था, लेकिन बाद में गांधी जी ने इस टाइटल को वापस कर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on a mass called, on a mass called। ऑप्शन ए लिख लीजिए स्ट्रेस, ऑप्शन बी इनर्शिया, ऑप्शन सी वेट, और ऑप्शन डी आपका हो गया वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, विच केमिकल इज यूज्ड इन रिपेनिंग मैंगोज आर्टिफिशियली। ऑप्शन ए आप लिख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन सी आपका हो गया कैल्शियम कार्बाइड, और ऑप्शन डी आपका हो गया फॉस्फोरस। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 6 का, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ मास कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स मास एक्सर्टेड ऑन अ मास कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? वेट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, वेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच केमिकल इज यूज्ड इन रिपेनिंग मैंगो आर्टिफिशियली। कौन सा केमिकल, आप लोग देखते होंगे कि आम को पकाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियली पकाया जाता है, कौन सा केमिकल से उसको पकाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है उसमें, नाइट्रस ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, या फिर फास्फोरस से पकाया जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन से केमिकल से उसको पकाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है। आपसे कई बार क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला इसका लिख दे रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaC2 होता है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि इससे कौन कौन डिजीज होता है। इससे आप याद रखिएगा, इससे आपका मेमोरी लॉस हो सकता है, इससे आपका एक और डिजीज अल्सर हो सकता है। पकाने वाले तो उनको कोई मतलब है नहीं, उनको बेचने से मतलब है, वो कैसे भी बेचे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप करें, इससे कौन कौन सा डिजीज होता है? कैल्शियम कार्बाइड से मेमोरी लॉस हो सकता है और एक अल्सर हो सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? CaC2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक सेकंड, मार्कर चेंज कर दे रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, which kind of cell division is used to repair an injury by the body? ऑप्शन ए आप लिख लीजिए मिटियोसिस ओनली, ऑप्शन बी आपका हो गया मियोसिस ओनली, ऑप्शन सी आपका आ गया बोथ, और ऑप्शन डी आ गया आपका
नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, ये आपका अगर क्वेश्चन नंबर 8, मैं इधर क्वेश्चन नंबर 9 लिख रहा हूं। हु डिस्कवर्ड बेंजीन? हु डिस्कवर्ड बेंजीन? ऑप्शन ए आपका हो गया हालेंगर, ऑप्शन बी आपका हो गया माइकल फराडे, ऑप्शन सी आपका हो गया ब्रूस एम्स, और ऑप्शन डी है आपका निकोलस एपेरेट। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज यूज टू रिपेयर एंड इंजुरी बाय द बॉडी? कौन सा सेल डिवीजन यूज होता है जो हमारा बॉडी का इंजुरी ठीक करता है? विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज यूज टू रिपेयर एंड इंजुरी बाय द बॉडी? मिटोसिस ओनली, मेयोसिस ओनली, बोथ, या फिर नाइदर वन नॉर टू, मतलब ना दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन सा सेल डिवीजन हमारा काम करता है, तो मिटोसिस काम करता है। मैं आपको बता देता हूं मिटोसिस का एक और काम क्या रहता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी है मिटोसिस हमारा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए विच काइंड ऑफ सेल डिवीजन इज यूज्ड टू रिपेयर एंड इंजुरी बाय द बॉडी, तो आपका वो कौन हो जाएगा, मिटोसिस हो जाएगा। इससे क्या होता है, मिटोसिस क्या करता है आपके बॉडी का, ये रिस्पॉन्सिबल है आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, मैं आप लोग इस प्रैक्टिस सेट में सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जीके का, जीएस का लेके आया हूं, स्टैटिक जीके है, प्लस में साइंस का भी क्वेश्चन है, सारा मिक्सअप क्वेश्चन है। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी आपके पास जो मैं यहाँ पे वीडियो डालूंगा आपको सारा कुछ मिलेगा, और सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक भी क्वेश्चन आप प्लीज स्किप मत करिएगा। ठीक है, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, हु डिस्कवर्ड बेंजीन? बेंजीन किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया? हालेंगर, माइकल फराडे, ब्रूस एमिस, या फिर निकोलस एपरेट? तो आप सभी लोग याद रखिएगा किनके द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया था, माइकल फराडे। आपसे एक और बात पूछ सकता है कि ये कब किया गया था, माइकल फराडे ने इसको कब डिस्कवर्ड किया था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा कब किया था, ये 1825 में किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट? करंट इन अ सर्किट। ऑप्शन ए आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी आपका हो गया एनीमोमीटर, ऑप्शन सी आपका हो गया बैरोमीटर, और ऑप्शन डी आपका हो गया लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग technique is used to know the age of tree in a year? ऑप्शन ए आपका हो गया काउंटिंग द नंबर ऑफ ब्रांचेस, ऑप्शन बी आपका हो गया काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स, ऑप्शन सी आपका हो गया मेजरिंग द साइज ऑफ बार्क, और ऑप्शन डी आपका हो गया
काउंटिंग द सीजन ऑफ इट्स फ्लावरिंग, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कैसा कैसा आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको सारा मेरे वीडियो आपके तक पहुंचेगा और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके तक पहुंचेगा, ठीक है। आइए तो देखिए क्या बोल रहा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन अ सर्किट। कौन सा ऐसा वो इंस्ट्रूमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है सर्किट में। गैल्वेनोमीटर है, एनोमोमीटर है, बैरोमीटर है या फिर लैक्टोमीटर है। तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा कौन सा है वो इंस्ट्रूमेंट जिससे करंट डिटेक्ट होता है सर्किट में, तो वो क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये तो आप लोगों को पता है कि हाँ करंट डिटेक्ट करता है वो गैल्वेनोमीटर है, मैं अभी आपको बताया। लेकिन आप लोगों को इस तीनों के बारे में भी पता होना चाहिए कि एनोमोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है, लैक्टोमीटर क्या करता है। आइए मैं आपके बारे में बताता हूं। एनोमोमीटर क्या करता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, इट मेजर विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। ये काम किसका हो गया, एनेमोमीटर का। बैरोमीटर का क्या काम है, ये क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये काम हो गया बैरोमीटर का। लैक्टोमीटर का क्या काम है, प्यूरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आया। गैल्वेनोमीटर हमारा हो गया, ये करंट डिटेक्ट करता है। एनोमोमीटर क्या करता है, मेजर करता है विंड स्पीड और उसका डायरेक्शन। बैरोमीटर का क्या काम है, मेजर एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लैक्टोमीटर का क्या काम है, प्यूरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड टू नो द एज ऑफ ट्री इन अ ईयर। वो टेक्निक का नाम, कौन सा ऐसा टेक्निक है जिससे हम लोग पेड़ का उम्र बता सकते हैं। Which of the following technique is used to know the age of tree in a year? Counting the number of branches, counting the number of tree rings, measuring the size of bark, counting the season of its flowering. तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि कैसे पता करते हैं हम लोग, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग से, इसी से पता करते हैं हम लोग ट्री का एज। और इस आपको मैं एक चीज बता दूं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि प्रोसेस, जो ट्री का एज मापने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कौन उस प्रोसेस का नाम क्या हो जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। जिनको पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, टू पिन पॉइंट अ क्रिमिनल, फोरेंसिक डिपार्टमेंट uses the टेक्निक कॉल्ड। ऑप्शन लिख लीजिए आप, डीएनए एडिटिंग, ऑप्शन बी आपका हो गया डीएनए स्प्लाइसिंग, ऑप्शन सी आपका हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और ऑप्शन डी आपका हो गया डीएनए एम्प्लीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947। ऑप्शन ए आपका है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है आपका मोरारजी देसाई,
ऑप्शन सी है आपका आर के सन्मुखम चेट्टी, आर के सन्मुखम चेट्टी। और ऑप्शन डी है आपका जॉन मथाई। ठीक है, आइए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? टू पिन पॉइंट अ क्रिमिनल फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यूज द टेक्निक कॉल्ड। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो टेक्निक का यूज करता है उस टेक्निक का नाम बताइए। डीएनए एडिटिंग बोलते हैं, डीएनए स्प्लिसिंग बोलते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं, या फिर डीएनए एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया गया जो टेक्निक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रिमिनल को पकड़ने के लिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, आपसे ठीक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो आप लोग जान गए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने बनाया, फर्स्ट टाइम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने बनाया था? तो आइए मैं उनका नाम लिख दे रहा हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? एलेक्स जेफ्रेज, इन्हीं के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वेंट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट इन 1947? फर्स्ट यूनियन बजट 1947 में किसने प्रेजेंट किया था? इंदिरा गांधी थे, मोरारजी देसाई थे, आर के सन्मुखम चेट्टी थे, या फिर जॉन मथाई थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जो पहला बजट यूनियन बजट था जो 1947 में पेश किया गया था वो किनके द्वारा पेश किया गया था? आर के सन्मुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपना। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट बॉडी है? एडल्ट बॉडी है, ऑप्शन लिख लीजिए आप 3 लीटर, ऑप्शन बी हो गया 4, ऑप्शन सी हो गया 5 और ऑप्शन डी हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हो गया, इस क्वेश्चन का आप आंसर करिए, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 15 लिख रहा हूं। ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग? ह्यूमन टंग 2000 से 8000, 50,000 से 1,00,000, 1 मिलियन टू 10 मिलियन, और ऑप्शन डी आपका हो गया मोर देन 10 मिलियन। मोर देन 10 मिलियन। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट बॉडी है? एक एडल्ट बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर या फिर 6 लीटर? ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा कि हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट बॉडी है, कितना लीटर होता है? तो 5 लीटर होता है। ठीक है, एक एडल्ट के बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है? तो 5 लीटर ब्लड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन एन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग? ह्यूमन टंग में कितना टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है ऑन एन एवरेज? 2000 से 8000, 50,000 से 1,00,000, 1 मिलियन टू 10 मिलियन, या फिर मोर देन 10 मिलियन? तो क्या होता है, कितना टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है ह्यूमन के टंग में? 2000 से लेके 8000। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा। हाउ मेनी लीटर ऑफ ब्लड डज एन एडल्ट बॉडी है? तो 5 लीटर। ऑन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट इन ह्यूमन टंग? 2000 टू 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है।
क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हेन डिड इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व? ऑप्शन ए आप लिख लीजिए 16 सितंबर, ऑप्शन बी आपका हो गया 4 जुलाई, ऑप्शन सी आपका हो गया 23 जनवरी और ऑप्शन डी आपका हो गया 1 मई। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, राइडर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? विच स्पोर्ट? ऑप्शन ए आप लिख लीजिए पोलो, ऑप्शन बी आपका हो गया गोल्फ, ऑप्शन सी आपका हो गया फुटबॉल और ऑप्शन डी आपका हो गया बैडमिंटन। बैडमिंटन, ठीक है। व्हेन डिड इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर ऑब्जर्व? कौन से दिन को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाते हैं? ठीक है, कौन? 16 सितंबर, 4 जुलाई, 23 जनवरी या फिर 1 मई। आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर डे कब होता है? ये हमारा होता है 16 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान में रखिएगा, 16 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइडर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? राइडर कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से है, गोल्फ है, फुटबॉल है या फिर बैडमिंटन है? तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, राइडर कप किससे संबंधित है? राइडर कप संबंधित है आपका गोल्फ से। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, हु इज ऑथर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन ए लिख लीजिए एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, ऑप्शन बी आपका हो गया विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन सी आपका हो गया राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी आपका हो गया विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, वेयर इज पिन वैली? एक सेकेंड, वेयर इज पिन वैली? वेयर इज पिन वैली नेशनल पार्क? नेशनल पार्क लोकेटेड? लोकेटेड, ऑप्शन ए आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आपका हो गया लद्दाख, ऑप्शन सी आपका हो गया उत्तराखंड और ऑप्शन डी आपका हो गया जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। सबसे पहले आप बताइए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक वेल्थ ऑफ नेशन? वेल्थ ऑफ नेशन किताब किनके द्वारा लिखा गया? एडम स्मिथ, विलियम शेक्सपियर, राजेंद्र प्रसाद या फिर विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। तो आप याद रखिएगा, ये वेल्थ ऑफ नेशन के ऑथर कौन हो गए आपके? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने ही किताब लिखा वेल्थ ऑफ नेशन। आइए मैं इन सबके विलियम शेक्सपियर, राजेंद्र प्रसाद और विष्णु शर्मा के एक किताब में आप लोगों को बता दे रहा हूं जो इनका इंपॉर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर का आप याद रखिएगा हेमलेट, राजेंद्र प्रसाद का आप याद रखिएगा एक इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, और विष्णु शर्मा का तो आप सभी लोगों को पता ही होगा पंचतंत्र,
पंचतंत्र, बहुत ही फेमस बुक है, आप लोग सब जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, वेयर इज पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड? पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर में? तो ये ध्यान में रखिएगा, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? याद रखिएगा, ये आपका हो जाता है हेमिस नेशनल पार्क। आपका कहां पे है? लद्दाख में। ये सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ये भी आप याद रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क के बारे में। उत्तराखंड के बारे में आप क्या याद रखिएगा? उत्तराखंड के बारे में आप याद रखिएगा, यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है? तो राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर में आप याद रखिएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया? पिन वैली नेशनल पार्क कहां पे लोकेटेड है? पिन वैली नेशनल पार्क आपका लोकेटेड है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। लद्दाख का मैं आप लोगों को बताया, लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस नेशनल पार्क, और ये सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? तो राजाजी नेशनल पार्क। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा नेशनल पार्क है? तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? तो आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इसका हेडक्वार्टर कहां है? ऑप्शन ए आप लिख लीजिए पेरिस, ऑप्शन बी आप लिख लीजिए जमाइका, ऑप्शन सी लिख लीजिए स्विट्जरलैंड, और ऑप्शन डी लिख लीजिए हेग, द हेग। ठीक है, सभी लोग आप बताइए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? पेरिस में है, जमाइका में है, स्विट्जरलैंड में है या फिर हेग में है? तो आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? द हेग, यही इसका हेडक्वार्टर है। ये कहां पे है? तो आप याद रखिएगा, ये कहां है? ये आपका नीदरलैंड में है। आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नंबर ऑफ जज कितने जज होते हैं? तो आप ध्यान में रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जजों का कितना नंबर होता है? तो 15 जज रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहां पे है? हेग में है, नीदरलैंड में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, नंबर ऑफ जज पूछे आपसे तो 15। तो आज का सेशन यहीं पे आप लोगों को कंप्लीट हुआ। मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूं कि आप लोग का RRB NTPC का एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है, कुछ टाइम में आप लोगों का एग्जाम होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड करूंगा वो आपके तक पहुंचेगा। सारा में आप लोग क्वेश्चन देख के समझ ही रहे होंगे कि हाँ किस लेवल का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हुआ। मैं आप लोग से बस बोलना चाहता हूँ कि जो भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जम के आप अपना पढ़ाई करें और मेहनत करें, आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। धन्यवाद।